दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक 2021-22। जो हाँ 2021-2022 की जो क्वेश्चन बैंक आई है 10th क्लास की मैथ्स की, उसका आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से। इसके पहले आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1st, 2nd और 3rd की जो है वीडियो आपको मिल जाएगी। चैप्टर 3 अर्थात पार्ट 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का 12वां प्रश्न अर्थात 13वां प्रश्न तक जो है हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो यहाँ से हम 14वां प्रश्न चालू करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, आपको यहाँ पर से इस वीडियो में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के पूरे जो है सॉल्यूशन प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक के यहाँ पर मिल जाएंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं। एक पहला ये है और ये दूसरा है। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके इस तीसरे इक्वेशन में आपको पुट करनी है और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। जी हाँ, ये तीनों इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक और दो को। किससे सॉल्व करते हैं? देखिए यहाँ पर से x का कॉफिशिएंट 2 है और x का कॉफिशिएंट 2 है। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन या विलोपन विधि से आपको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर तो हम लिखेंगे 2x + 3y = 11 और ये हो गया आपका 2x - 4y = -24 माइनस प्लस प्लस। तो ये 2x से 2x कैंसिल, ये बचा 3 और 4 7y हो गया और ये हो गया 11 और 14 35। तो y = 35/7 तो y = 5। ये देखिए ये 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35 कैंसिल हो गया। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो y = 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में हम जैसे ही y = रखते हैं तो देखिए समीकरण है 2x + 3y = 11। y की जगह हमें 5 रखना है। तो 2x + 3 × 5 = 11। देन 2x = 3 5 देखो 3 5 15 और ये पॉजिटिव का 15 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 15। तो ये हो गया 2x = 11 में से 15 गए तो बचा -4। देन x = -2। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 आ गई है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते थे क्योंकि ये क्वेश्चन में है, ठीक है। तो समीकरण 3 में x y के मान रखने पर, तो हम इनके मान रखते हैं। जो समीकरण है y = mx + 3। तो y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी? 5। तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। m और x की वैल्यू है -2 + 3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 - 3, ये प्लस का 3 इस तरफ आया तो -3 और m के साथ 2 का करेंगे -2 का तो हो जाएगा 2m - 2m। 5 में से 3 गए तो 2, ये -2m। अब हमें देखिए m बच चाहिए तो ये जो है इनटू में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हर में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा -2। ये काटेंगे तो ये -1 बचेगा। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका m = -1। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएगा और ये जो सभी सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक है, सभी क्लासों के 9 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, या फिर आप चाहें तो अबाउट में जाकर से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण बोले से संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए पहला प्रश्न है, पहले हम मान लेते हैं बड़ा कोण और छोटा कोण। तो माना बड़ा कोण = x एंड छोटा कोण y है, ठीक है। बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। तो प्रश्न के अनुसार उसने दिया है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण का 3 गुना है, छोटे कोण से 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18 अधिक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन दिया था कि दो संपूरक कोणों में जो एक कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण का मान जो है 18 अधिक है छोटे कोण से। अब हम जानते हैं, क्योंकि आपको 2 समीकरण चाहिए है सॉल्व करने के लिए, तो हम जानते हैं
कि जब दो समपूरक कोणों को जोड़ोगे, है ना, जब दो समपूरक कोणों को जोड़ोगे तो उसका मान जो है 180 आएगा। ये हो गया दूसरा समीकरण। ये प्रश्न में नहीं दिया है, ये हमें मालूम है। तो दो समीकरण बन गए। समीकरण 1 से देखिए x का मान मिल गया y + 18। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x + y = 180। x बराबर रखना है y + 18, y + 18 + y = 180। ठीक है, y और y कितने हो गए? 2y, और ये हो गया 180 - 18। ये प्लस का 18 इस तरफ गया तो ये हो गया माइनस का 18। तो ये हो गया 2y = इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162। तो y = 162/2। इसको काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 81। अब इस y की वैल्यू को आप समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं। देखिए ये दिख रहा है, समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x बराबर 81 धन 18, जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 99। तो आपके दोनों संपूरक कोण आ गए, एक आ गया 99 और एक आ गया 81। ये आपके आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, 16 की बात करें। प्रश्न कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपये में। 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी, तथा 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो एक बल्ले और एक गेंद की कीमत आपको निकालनी है। दोस्तों हम फिर से आपको बोल रहे हैं, इनके क्वेश्चन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखिए, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत पर बोल रहा है। तो जो प्रश्न में ज्ञात करने के लिए देता है, जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए देता है, उसको अपन को मान लेना है। ठीक है, तो हम मानते हैं, माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये है, तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपये है। अब प्रथम शर्त क्या कह रही है? दो शर्त आपको दी हुई है। तो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि उसने 7 बल्ले कितने खरीदे? 7 बल्ले, मतलब 7x प्लस 6 गेंदें खरीदी 6y, कितने में खरीदी? 3800 रुपये में। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद उसने दूसरी शर्त अनुसार, उसने बाद में फिर से खरीदा था, तो उसकी कंडीशन है दूसरी शर्त के अनुसार कि 3 बल्ले खरीदे। तो 3 बल्ले की संख्या है और x क्या है? बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x। तो 3 बल्ले खरीदे उसने और 5 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपये में। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए आपके 2 इक्वेशन कंप्लीट हो गए हैं। इन दोनों इक्वेशन को आप चाहें तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसको सॉल्व प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए 3x बराबर हमने कर लिया 1750 माइनस 5y। ये प्लस का 5y इस तरफ गया तो माइनस का 5y हो गया, और ये x = 1750 माइनस 5y/3। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ये इनटू में 3 था तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू y की टर्म में निकाली है, लेकिन इस x की वैल्यू को 2 में नहीं रखेंगे, अदरवाइज ये जो है शून्य हो जाएगा। तो हम कहाँ रखेंगे भैया दोस्तों? हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, दोस्तों जिस तरीके से आपको पेपर में लिखना है उसी तरीके से यहाँ पर से दिखाया जा रहा है, बिल्कुल व्यवस्थित आपको लिखना है। तो देखिए इक्वेशन 1 है 7x + 6y = 38,000। x की वैल्यू कितनी रखनी? 1750 माइनस 5y। तो देखिए 7 और x की जगह रखना है 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y = 3800। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, परिमेय संख्याओं का जोड़ना हो गया तो ये हो गया 3, ये हो गया 7 × 1750 माइनस 5y प्लस 6 18y बराबर 3800। गुणा करते हैं। देखिए 1750 में 7 का गुणा करना है, तो 7 शून्यम
शून्य, 7 बना 35 की 5, हाथ खिलाई 3, 7 सतियाँ 49, 49 और 3 51 की 1, हाथ खिलाई 5, 7 एकम 7, 7 5 12, तो ये हो गया 12,150 और 7 बना 35y प्लस 18y। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3800 के साथ 3 का, तो ये हो गया 8 तिहाई 24, 3 त्रिका 9, 9 और 2 11, 11,400। देखो माइनस का 35y प्लस का 18y, तो ये बच्चा माइनस का आपका 17y और ये 11,400 से 12,150 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए माइनस का 17y इज इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस का 850। तो y बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 850 भागे 17 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस और 17 पना 85 और ये एक शून्य 50, तो y बराबर आ गया 50। जी हाँ, y बराबर कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पर y बराबर आ गया आपका 50। ठीक, अब इस y की वैल्यू को हम डायरेक्ट कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी। आप कहीं भी रख सकते हैं, 1 2 या 3 कहीं भी रख सकते हैं। तो y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है समीकरण नंबर 3 है x बराबर 1750 माइनस 5y/3। तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणित 50/3, तो x बराबर 1750 माइनस 25 250 हो गया अपॉन 3। तो x बराबर 1750 से 250 जाएगा तो बचेगा आपका 1500/3। तो x बराबर 3 5 15 और ये शून्य, ये देखो ये कट गया है ना 500 बार, x की वैल्यू आ गई 500। अब आपको निकालना क्या था, एक बल्ले की कीमत और एक बॉल की कीमत, एक गेंद की। तो एक बल्ले की कीमत x मानी थी, जो कितनी आ गई 500। तो हम यहाँ उत्तर में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, उत्तर में एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये, ये आपका आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो पहले तो हम बता दें आपको यहाँ पर से क्लियरली कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है। 2 अंकों की संख्या होती है चालू 10 से और जाती कहाँ तक है, 99 तक, यही तक जाती है ना, कि 10 से चालू होती है और 99 तक जाती है 2 अंकों की संख्या, क्योंकि 99 के बाद जो है 3 अंकों की संख्या आ जाती है। तो आपको 2 अंकों की कोई ऐसी संख्या निकालनी है जिनसे बनी संख्या को पलट के भी जोड़ दें तो 66 आए। अब देखिए हमारा कोई नंबर है 25, तो ये क्या कहलाता है आपका इकाई, यूनिट कहलाता है, और ये टेंस कहलाता है या दहाई कहलाता है। तो दहाई में हमेशा 10 का गुणा होता है और इकाई में 1 का गुणा होता है। यदि इनके अंकों को पलट दें तो ये कितना हो जाएगा 52, यही हो जाएगा ना। तो यही कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है 2 अंकों का, यदि उसको पलट के जोड़ दें तो 66 आता है और उनके अंकों का अंतर या डिफरेंस 2 है। जी हाँ, यदि 5 और 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन जो नंबर हम निकालेंगे उसका अंतर जो है कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आपको क्लियरली अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अंक बनाने के लिए या संख्या बनाने के लिए हम अंक मानते हैं इकाई और दहाई। तो माना इकाई x है और दहाई y है, तो संख्या क्या बनेगी, देखिएगा यहाँ पर अच्छे से, संख्या बनेगी आपकी 10y प्लस एक्स। अब 10y प्लस एक्स क्यों बनी, क्योंकि दहाई जो है y है और दहाई के साथ हमेशा 10 का गुणा होता है और इकाई के साथ 1 का गुणा होता है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। पलटने पर बनी संख्या, ठीक है, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या। अब पलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, देखिएगा यहाँ पर से, इकाई दहाई हो जाएगा, दहाई इकाई हो जाएगा। जैसे हमने अभी यहाँ आपको बताया, यदि कोई संख्या जो है 25 है और उनके अंकों को पलट दें तो देखो 5 दहाई के स्थान पर आ जाएगा और 2 इकाई के स्थान पर, तो इस तरीके से यहाँ भी होगा। तो जो x है वो दहाई बन जाएगा और जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी संख्या 10x प्लस y, यही होगा। क्लियर। अब संख्या शर्त क्या है, देखिए प्रथम शर्त के अनुसार 2 शर्तें आपको दी हैं। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 66 आएगा। कितना आएगा, 66। तो हम जोड़ दें इन दोनों को संख्याओं को, तो देखिए 10y और 1y 11y, 10x और 1x 11x, तो ये हो गया 11x प्लस 11y बराबर 66। इन दोनों से 11 कॉमन आ गया तो ये बच्चा x प्लस y बराबर
66, देन x प्लस वाई बराबर 6। इसको नाम दे दिया समीकरण 1। अब 6 क्यों आया? इस 11 से 66 को काटोगे तो 6 आएगा। अगला कंडीशन जो है, अगली कंडीशन है कि इन दोनों अंकों का अंतर जो है 2 है। प्रश्न बैंक में अंतर 6 दिया हुआ है। यदि आप अंतर 6 यूज करते हैं तो वो किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, तो उसको सुधार लीजिएगा आप। उसमें जो इकाइयों संख्याओं का अंतर है, अंकों का अंतर जो है वो क्या है? 2 है। तो दूसरी शर्त के अनुसार ये सब चीज़ें आपको लिखनी है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के आपको जो है नंबर मिलते हैं। तो दूसरी शर्त के अनुसार x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया, क्योंकि इन दोनों के अंकों को यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे या घटाओगे, अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 2। अब देखिए, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। माइनस प्लस माइनस, x गया और y कितने y हो गए? 2y, और 6 में से 2 गए तो 4, तो y बराबर हो गया 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इस y का मान कहीं भी आप रख सकते हैं, 1 या 2 में, तो हम कहीं भी रख दे रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, देन x माइनस 2 बराबर 2। ये y की जगह हमने 2 रख दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 धन 2 बराबर 4। तो x बराबर आपका आ गया 4। कितना आ गया? 4। अब संख्या बनाते हैं। संख्या क्या थी? देखिए आपने संख्या थी 10y प्लस एक्स, तो संख्या बनाते हैं 10y प्लस एक्स। दोनों संख्या बना लेते हैं। 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई की जगह कितना रखना है आपको? 2, और x की जगह 4। तो जब ये सॉल्व होगा तो 10 दूनी 20 धन 4 बराबर 24। तो एक संख्या आ गई आपकी 24, एक संख्या 24। फिर उसके बाद दूसरी संख्या जो पलटने से बनी थी क्या थी? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स मतलब 4 और y मतलब 2, 40 धन 2 बराबर 42। तो 2 संख्याएं जो हैं आपकी आ गई। कौन कौन सी आ गई आपकी 2 संख्याएं? 24 और 42। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिए गए इक्वेशन में p किस मान के लिए अद्वितीय हल रखेगा। जी हाँ, किस मान के लिए अद्वितीय हल रखेगा? तो हमने इनको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कंपेयर करते हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप है तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं, तो तुलना करिए तो देखो a1 की जगह क्या है? 4 है, तो a1 की वैल्यू आ गई 4, b1 आ गया आपका p, तो c1 आ गया आपका 8, a2 आपका हो गया 2, b2 आपका हो गया 2 और c2 भी आपका हो गया 2। ये देखिए a1 a2 b2 c2 a1 b1 और c1 ये आ गया। अब अद्वितीय हल कब होता है? तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल की कंडीशन है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो अब आप यहाँ पर से ये अद्वितीय हल की कंडीशन है, आपने 3 कंडीशन पढ़ी होंगी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन, अर्थात अद्वितीय हल, अनंतता अनेक हल, अपरिमितः कोई हल नहीं। तो a1 a2 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4/2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय मतलब से p/2 इक्वल टू 8/2, ये हो गया। अब आपको निकालनी है p की वैल्यू, तो आप तो पहले 2 पदों को ले लें या फिर लास्ट के 2 पदों को ले लें। तो हम पहले 2 पदों को लेते हैं पहले। तो प्रथम 2 पदों को लेने पर, प्रथम 2 पदों को लेने पर, तो प्रथम 2 पदों को लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2। तो त्रिक गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और ये 2p,
ठीक है। अब ये 2 से जी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो P इज नॉट इक्वल टू 4। P 4 के लिए मतलब जब P की वैल्यू 4 होगी तो वो कोई अद्वितीय हल रखेगा, अद्वितीय हल नहीं रखेगा, तो P इज नॉट इक्वल टू 4। अब अंतिम दो पद लेते हैं, मतलब से हम कौन कौन से अंतिम दो पद ले लें, इन दोनों को ले लें, तो P की वैल्यू आ जाएगी, ये है P के बराबर जब 4 नहीं होगा तब वो अद्वितीय हल रखेगा, यदि P इज इक्वल टू आप 4 रखेंगे तो वो अद्वितीय हल नहीं रखेगा। तो अंतिम दो पदों को लेते हैं हम, अंतिम दो पदों को लेने पर, अंतिम दो पदों को लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका P/2 इक्वल 8/2, यही है हमारे, देखिए P/2 इक्वल 8/2। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो P इज इक्वल टू 8, तो ये आपका आंसर, आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो P इज नॉट इक्वल टू 4 एंड P इज इक्वल टू 8, ये आपके आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। जी हाँ, दो इक्वेशन दी हैं, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो कह रहा है कोई हल नहीं होगा, तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 18 किया सेम वही कंडीशन है, इसमें क्या है आपको सिर्फ कंडीशन बदलनी है, कोई हल नहीं की। तो यहाँ पर हम देखो कंपेयर करेंगे इन्हीं इक्वेशनों से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, B1 इज इक्वल टू हो गया 1 एंड C1 इज इक्वल टू हो गया 1। यहाँ पर देखिए A2 इज इक्वल टू है 2k माइनस 1, माइनस है सॉरी ये प्लस लिखा था, 2k माइनस 1 एंड B2 की वैल्यू है आपकी यहाँ k माइनस 1 एंड C2 की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 2k प्लस 1। ये तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। नो सॉल्यूशन में आपको इन तीनों की वैल्यू पुट कर देनी है, तो देखिए ये होता है आपका 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। ये B1 B2 की वैल्यू हमने रख दी, C1 C2 की, और A1 A2 की वैल्यू हमने यहाँ पर से पुट कर दी। तो प्रथम दो पदों को लेते हैं तो K का वैल्यू आ जाएगा, प्रथम दो पदों को लेने पर, प्रथम दो पदों को लेने पर, तो प्रथम दो पदों को लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 और ये हो जाएगा 2k माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ 1 है तो ये सेम उतर आएगा, और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 3k माइनस 2k। ये 2k जो है लेफ्ट हैंड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इस तरफ जाएगा तो +3 माइनस 1, ये हो गया k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू आ गई आपकी 2, ये आपका आंसर, यही आपको निकालना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक पेंसिल और एक पेन की कीमत आपको निकालनी है, तो जो निकालना है मान लेते हैं। तो हम मानते हैं, माना एक पेंसिल x रुपए की है और एक पेन जो है वो y रुपए का है। कितने का है? y रुपए का है। पेन या कलम लिखा है प्रश्न में, एक कलम जो है y रुपीस का है। तो शर्तानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 कलम मतलब 7y, कितने रुपए की खरीदी उसने? 35 रुपए की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने फिर बोला कि 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम कितने रुपए की खरीदी उसने? देखिए 46 रुपए की, सॉरी हाँ 46 रुपए की खरीदी, और ये 50 है ना कि 35, कितना है? 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या फिर से रज्जुकरण की विधि, हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 50 माइनस 7y, देन x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5, इसको नाम दे दिया समीकरण 3। तो समीकरण 3 से x का मान, समीकरण
2 में रखने पर। 2 में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 1 से हमने x की वैल्यू y की टर्म। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा वो होगा पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए। जी हाँ, होल स्क्वायर मेथड से हल करने के लिए हमें यहाँ पर केवल दिया गया है इसके शून्यक निकालना है, इसको हल करना है। किसी भी विधि का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हमें जो विधि ईजी लगेगी हम उसी विधि से इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का ही यूज करते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, तो ऐसे दो नंबर बताना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आए। तो हम इसको फैक्टर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 6x और माइनस का x प्लस का 3। 6 एकम 6 और 6 और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस का 7x। अब इन दोनों से शुरू की दो टर्म से 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 3। इन दोनों से -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। पुनः इन दोनों से देखिए x माइनस 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसकी इक्वल में 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। ये एक शून्य का आ गया। एक बार हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर के इक्वल में 0 लिखते हैं, दोनों गुणनखंड के। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/2। तो ये है जो आपके आंसर। तो आपका आंसर हो गए x बराबर 3 और 1/2। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर रैशनल नंबर या प्रमेय संख्या कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रमेय संख्या दिख रही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन तीनों को हम करते हैं एलसीएम के द्वारा। तो एलसीएम आया 8, तो ये हो गया आपका 16x², ये हो गया माइनस का 8x और ये हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। त्रियाक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। 16 एकम 16, तो ऐसे दो नंबर गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने घटाने पर 8 आए। तो ये हो गया 4x और माइनस का 4x प्लस 1। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया गुणनखंड। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा आपका 4x, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए कॉमन आ जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों फैक्टर जो है, दोनों गुणनखंड जो है बराबर है, तो हम किसी के भी इक्वल में 0 रख के लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/4। जब इसके बराबर में लिखेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो आपके आंसर हो गए, दो मूल आते हैं हमेशा वर्ग समीकरण में, 1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में आपको खेत की भुजाएं निकालनी है और छोटी भुजा पर डिपेंड है पूरा प्रश्न। तो हम मान लेते हैं, माना खेत की छोटी भुजा x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। अब कह रहा है कि जो विकर्ण है, खेत का जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण कितना हो जाएगा? 60 मीटर अधिक लंबा, मतलब x से 60 ज़्यादा है ये। ठीक है, और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा हो जाएगी x धन 30 मीटर। यही कह रहा था कि एक आयताकार, देखो हम यहाँ पर आपको डायग्राम के द्वारा समझा दें आपको। यहाँ पर इस तरीके से एक खेत है, ठीक है, ये A B C और D, ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है? चौड़ाई, तो इसको हमने मान लिया x। ये हो गया आपका विकर्ण जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसको क्वेश्चन में कहा है कि ये जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 अधिक लंबा है, तो ये हो गया x प्लस 60। और जो बड़ी भुजा है, मतलब ये जो लंबाई की बात हो रही है वो 30 मीटर अधिक है, लंबी है, तो हो गया x प्लस 30। तो ये भी x होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बना रहा है आपका समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर मतलब x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर चौड़ाई का मतलब लंब का स्क्वायर
प्लस लंबाई का स्क्वायर, मतलब ये आधार हो जाएगा। तो x प्लस 30 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 2ab, तो ये हो गया 120x इक्वल, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ भी लग जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया है, जो कि ये होता क्या है वो भी आप देख लीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पर लगा दिया है। y की जगह यहाँ पर 60 है, y की जगह यहाँ पर 30 है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 3600 प्लस 120x बराबर, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। तो इस पूरी इक्वेशन को उठा के हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 60x, और ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का 120x प्लस का 900, और ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का 3600 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 60 में से 120 गए तो बचा माइनस का 60x, और 900 में से 3600 गए तो बचा आपका 27, तो माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। 36 में से 9 जाएंगे तो आपका बचा 2700। ये हो गया आपका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, तो ऐसे दो नंबर गुणा करने पर 27 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो देखिए पहला नंबर हो गया आपका प्लस का 30x और दूसरा हो गया 90x। 90 में से 30 जाएगा तो माइनस का 60 बचेगा, और 90 और 30 का गुणा करोगे तो 2700 ही आएगा। इन दोनों से x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा आपका x प्लस 30, क्योंकि सिंगल x था तो ये निकल गया। माइनस का 90 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से आपका कॉमन आ गया x प्लस 30, तो यहाँ बचा आपका x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दो गुणनखंड आ गए हैं, एक बार इसकी इक्वल में 0 रखेंगे, एक बार इसकी इक्वल में 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 30, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस का 90। तो ये तो असंभव है, ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि जो भुजाएं होती हैं या जो डायमेंशन है या जो साइड्स हैं वो नेगेटिव नहीं होती हैं, अतः x बराबर आ गया 90। तो छोटी भुजा को हमने x माना था, तो छोटी भुजा आ गई आपकी 90। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 बराबर 90 धन 60 बराबर 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर विकर्ण हो गया 150 मीटर। उसके बाद बड़ी भुजा क्या थी? बड़ी भुजा थी आपकी x प्लस 30, तो ये हो जाएगी x प्लस 30 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 1110 मीटर। तो आपके आंसर आ गए 90 मीटर, 110 मीटर और 150 मीटर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का अंतर जो है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हम संख्याएं मान लेते हैं। तो यहाँ पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान लेना, जिससे कि दिक्कत ना हो। तो माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। तो प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यदि दोनों संख्याओं में हम वर्ग कर दें और उनको घटा दें तो 180 आएगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, तो कितना आएगा 180। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है? दूसरी शर्त कह रही है कि छोटी संख्या का वर्ग मतलब वाई स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग
बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब बड़ी संख्या में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये कह रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का यदि आप वर्ग करते हैं तो बड़ी संख्या में 8 के गुणा करने के मान के बराबर होगा, तो 8 के गुणा के बराबर है, मतलब 8 गुना है बड़ी संख्या का। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 8x, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखना है 8x, तो हम रख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 180 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, तो ये हो गया आपका द्विघातीय समीकरण। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। अब इसको देखिए हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, आप चाहे तो सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर 180 आए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 10x और माइनस 180। 18 में 10 का गुणा करेंगे 180 आएगा, माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8। इन दोनों से देखिए x कॉमन आया तो यहाँ बचा x माइनस 18। यहाँ से प्लस का 10 कॉमन आया तो यहाँ बचा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x माइनस 18 और x माइनस 18 कॉमन आया तो x प्लस 10। एक बार फर्स्ट फैक्टर के इक्वल में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18। एक बार दूसरे गुणनखंड के बराबर में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 10। देखिए तो हमने क्या माना था x को, x की वैल्यू आ गई, हमने x को बड़ी संख्या माना था। क्या माना था? x को बड़ी संख्या और छोटी संख्या y को माना था। तो यहाँ पर देखिए x का मान आया 18 और x का मान एक आया -10। तो x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं 18 रखते हैं, जब x बराबर 18 है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इक्वेशन नंबर सेकेंड से वाई स्क्वायर बराबर 8x, y की वैल्यू चाहिए है तो 8x, तो 8 इंटू 18, तो गुणा करते हैं तो 8 रही 64 की 4, हाँस खिलाई 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 144। तो ये y इज इक्वल टू स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144 और ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 12। तो y की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 12। ठीक, तो देखो छोटी संख्या आंसर, उत्तर में आप लिख सकते हैं कि आंसर होगा जब छोटी संख्या 18 है तो एक बार होगा प्लस 12 और एक बार होगा 18 के साथ माइनस 12, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो दो वर्ग हैं, उनका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग। तो हम मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा, दो वर्ग हैं तो माना प्रथम भुजा आप समझ जाइएगा, प्रथम भुजा मतलब पहले वर्ग की भुजा x और द्वितीय भुजा मतलब दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हो गई y। अब शर्तानुसार कह रहा है कि यदि आप इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ते हो, प्रश्न कह रहा था दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, तो वर्गों का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा स्क्वायर। हम आपको यहाँ बता दें कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो पहले की भुजा x है और दूसरे की भुजा y है, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और इसके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकेंड कंडीशन है कि इनके परिमापों का अंतर 24 है। अब परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, क्या होता है 4 गुणित भुजा मतलब से 4 इंटू साइड, यह होती है वर्ग के परिमाप का सूत्र। भुजा कितनी है x और इसकी है y, तो इन दोनों के परिमाप कितने हो जाएंगे? दूसरी शर्त अनुसार 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। पहले का परिमाप 4x, दूसरे का परिमाप 4y और इन दोनों का अंतर आया 24। इन दोनों से देखिए 4 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24 कटेगा 24 बटे
4, तो 4 6 24, तो x माइनस वाई बराबर 6। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड से आप चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर रखने के लिए आप निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x बराबर हो जाएगा y प्लस 6, ये माइनस का y इस तरफ जाएगा राइट हैंड में, तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर y प्लस 6, y प्लस 6। अब देखिए ये y प्लस 6 एक्स की वैल्यू है, हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स की जगह सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। हमें एक्स की जगह रखना है वाई प्लस 6, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देखिए होता क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468। ये प्लस का 468 इस तरफ आया तो माइनस का, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, 36 जाएगा यहाँ से तो बचेगा 6 में से 8 में से 6 गए तो बचा 2, 6 में से 3 गए तो बचा 3 और ये हो गया 432। अब देखिए ये पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया द्विघातीय समीकरण। इस द्विघातीय समीकरण को आप सूत्र विधि से या गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 216 और जोड़ने घटाने पर 6 आए, तो वो दो नंबर है 18 और 12। आप इसको तोड़ना आप सीख लीजिएगा। यदि आपको यहाँ पर क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर से देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न बैंक स्पीड से कंप्लीट करा रहे हैं कोर्स को देखते हुए कि जल्दी से जल्दी जो है सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस का 18y और माइनस का 12y माइनस का 216 बराबर 0। इन दोनों से देखिए y कॉमन आ गया तो ये बचा y प्लस 18। इन दोनों से माइनस का 12 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा y प्लस 18 इज इक्वल टू 216 को आप लिख सकते हैं 12 गुणित 18, तो 12 आ गया तो 18 बचा। ठीक, अब यहाँ से y प्लस 18 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसके बराबर में 0 रखेंगे तो ये तो माइनस में आएगा और इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो ये आएगा प्लस का 12। चूंकि भुजाएं जो होती हैं माइनस नहीं होती हैं तो हम 18 को नहीं ले रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं y माइनस 12 बराबर 0, देन y बराबर से प्लस का 12। तो एक वर्ग की भुजा आ गई 12, तो दूसरे वर्ग की भुजा इस y की वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, जहाँ पर ये दिख रहा है, इस यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y का मान, इसको चाहो तो नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 4, मान 4 में रखने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर y धन 6, देन x बराबर 12 धन 6, तो x बराबर 12 और 6 18। तो आपके दोनों वर्ग हो गए, एक की भुजा हो गई 12 मीटर और एक हो गई 18 मीटर, तो आपका आंसर आ गया 12 और 18। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, और इस चैप्टर के जो बीच बीच के क्वेश्चन छूटे हैं वो हम आपको कंप्लीट करा देंगे। यदि हमें ऐसा रिस्पांस मिलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, या फिर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में आपको पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों पार्ट 4 द्विघातीय समीकरण हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके एमसीक्यू हैं, जिसके आंसर आपको जो है पीडीएफ में या प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 3 की जो लास्ट के 2122 प्रश्न थे वो आप खुद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। और ये जो 20वां क्वेश्चन था, इस 20वें क्वेश्चन में हमने एक गलती कर दी थी। ये क्वेश्चन जो है आपको ग्राफीय विधि से करना था, इस कारण से इसके जो आंसर नहीं आ रहा है, तो ग्राफीय विधि हम आपको बाद में सेपरेट बता देंगे। तो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब, ये एक द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं। तो देखिए पहले हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए x³ - 4x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू x - y का होल क्यूब होता है x³ - y³ x³ - y³, ये y³ है, y 2⁻³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो ये हो जाएगा x³ - 4x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू, ये इक्वल x³ - 2⁻³ मतलब 8 माइनस 3 दूनी 6x², और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12x। तो देखिए x³ से x³ कैंसल, यहाँ बचा ये पूरा टर्म उठा के हम इस तरफ ले जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर से ये इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 4x², और ये माइनस का x, और ये प्लस का 12x इस तरफ आएगा तो माइनस का 12x, और ये प्लस का 1, और ये प्लस का 8। इस पूरी टर्म को उठाकर हम लेफ्ट हैंड में लेकर आ गए। तो 6x² से 4x² गया तो ये बचा आपका 2x² माइनस 13x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये आपका द्विघातीय समीकरण है। अब द्विघातीय समीकरण होता क्या है हम आपको क्लियरली बता दें, क्योंकि यहाँ पर से प्रश्न बैंक है। यदि आपको चैप्टर वाइज आपको समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर से चैप्टर 4 को अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है तो वो द्विघातीय या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कहने का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। कितनी होती है? 2। यदि कहीं भी आपको समीकरण दिखता है और उसकी सबसे बड़ी घात जो है, उसकी सबसे बड़ी डिग्री जो है वो 2 होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर उसमें सबसे बड़ी पावर 3, 4, 5 या कुछ भी होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है किस इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में एक्स वाई जेड की या वेरिएबल की या चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है या नहीं है। यदि घात 2 नहीं है तो वो द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और x - 1 बताना है कि ये द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इन ब्रैकेटों को पहले सॉल्व करते हैं। तो इस 2x का पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इन दोनों के साथ। तो हम करते हैं, अब चाहो तो सेपरेट लिख लें, 2x के साथ x - 3 का, फिर -1 का x - 3 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ x का x - 1 के साथ और +5 का x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका 2x², ये हो गया 3 दूनी 6x, ये हो गया माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू ये हो गया x², ये माइनस का x, ये प्लस का 5x और माइनस का 5। तो 2x² और ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का x², ये माइनस माइनस 7x और ये वाला x। तो देखिए यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5x और माइनस का x तो 4x, प्लस का 4x और इस तरफ आएगा तो माइनस का 4x। ये हो गया प्लस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। x² से x² गया तो ये हो गया आपका x², माइनस माइनस 7 4 11x और 3 5 8 प्लस का 8। तो देखिए यहाँ पर से x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है वो द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो हम देखते हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पर फार्मूला लिख दें कि यहाँ पर x + 2 का होल क्यूब का फार्मूला लगता है। आइडेंटिटी होती है x + y³ इज इक्वल टू x³ + y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। ये वाली आइडेंटिटी जो है हम यहाँ पर लगा देंगे इस वाले में। तो यहाँ पर x की जगह x ही है और y की जगह क्या है? 2 है। तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पर आपको यहाँ पर 2 पुट करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर x³ + 2 का क्यूब प्लस 3x² 2
प्लस 3x2 का स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2x का इन दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x। तो ये हो गया आपका x³ प्लस 2 की घात 3 मतलब 8, और ये हो गया 3 दूनी 6x², और इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 12x बराबर 2x³ माइनस 2x। तो ये उठा के इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 2x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, और ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का 2x बराबर 0। तो x³ में से 2x³ जाएगा तो बचेगा माइनस का x³ प्लस 8 प्लस 6x², 12 और 2 14x। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मैक्सिमम पावर कितनी है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो 3 है, तो यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी पावर जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है, तो यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। आपको यहाँ पर सिर्फ समीकरण बनाना है। तो चाल निकालने के लिए हम मान लेते हैं चाल को, तो माना चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 480 किलोमीटर में लगा समय, भाई 480 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो गया 480 बट्टे x, 480 बट्टे x। अब ये कहाँ से हुआ, देखिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और हमें निकालना है समय, तो समय इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो हमने यही निकाला है कि समय हो गया दूरी बट्टे चाल, चाल हमने मान ली x और दूरी है 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर आवर्स सेकेंड। ठीक, अब देखिए कह रहा है, इसकी दूसरी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है कि 480 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, 480 बट्टे x, जबकि हमने चाल कितनी मानी है, x मानी है। तो ये हो जाएगा 480 बट्टे x माइनस 8, ये समय है। ध्यान रखिए कह रहा है कि यदि उसकी जो स्पीड है, या हम कहें कि जो उसका 8 किलोमीटर जो है पर आवर्स कम कर दें, मतलब उसकी स्पीड जो है कम कर दें, कितनी, 8 किलोमीटर। अभी चाल कितना था, x था, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दें तो वो पुराने वाले समय से, ये जो पुराना समय से 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो 480 बट्टे x धन 3, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें देखिए, हमने माना चाल x है तो समय कितना लगा, 480 बट्टे x, इस सूत्र से जो अभी हमने ये बताया दूरी बट्टे चाल से। अब कह रहा है कि यदि हम स्पीड में 8 किलोमीटर कम कर दें, मान लो कि अभी जो गाड़ी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अब यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, क्यों, क्योंकि 8 किलोमीटर वो कम हो गई, 10 माइनस 8 हो गया। तो यहाँ पर हमारा चाल x था तो हमने कर दिया x माइनस 8, तो पुराने समय से 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। भाई यदि गाड़ी कम स्पीड से चलेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। मान लो अभी कोई गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो और वो 3 घंटे में पहुंचाती है, ठीक, तो यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो और ज़्यादा समय लेगी उसको चलने में। भाई 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो वो कितने, 6 घंटे का समय लेगी, है ना। वही कह रहा है कि यदि उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें तो पुराने समय से 3 घंटा अधिक लगेगा उसको जो है 480 किलोमीटर दूरी तय करने में। इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर से इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड, तो ये इक्वेशन जो है छोटा हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 शून्यम 0, ये हो गया x माइनस 8, ये हो गया 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 शून्यम 0, ये हो गया x, और ये हो गया 3 एकम 3। 3 टर्म्स थी तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको कर लीजिए कैलकुलेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो x वाली टर्म है इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगी 160 अपॉन x माइनस 8 माइनस 160 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। एलसीएम क्या हुआ, देखिए एलसीएम हुआ आपका x माइनस 8
इंटू एक्स। जब हम इसको परिमेय संख्याओं का घटाना है तो ये बचेगा 160x। कितना बचेगा? 160x। और ये हो जाएगा आपका 160x और 8 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 1280 इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। देखिए ये माइनस माइनस जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। इस x माइनस 8 का इसके साथ गुणा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखो प्लस का 160 और ये माइनस का 160, ये माइनस का 160, तो ये कैंसिल कर दिया हमने यहाँ। तो यहाँ बचा केवल 1280। ये बचा आपका यहाँ पर 1280 और यहाँ तिरक गुणा होगा तो x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स इंटू एक्स माइनस 8, एक्स इंटू एक्स माइनस 8। तो ये हो गया 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो ये इस तरफ जाएगा राइट हैंड में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280। तो ये हो गया आपका द्विघातीय समीकरण। आपको केवल द्विघातीय समीकरण बनाना था, सॉल्व नहीं करना था। यदि आपको इसकी स्पीड चाहिए तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या तो गुणनखंड विधि से या फिर सूत्र विधि से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो धनात्मक क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो 306 है। तो धनात्मक गुणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो धनात्मक संख्याएं क्या होती है? पॉजिटिव नंबर। और क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। मान लो यदि कोई संख्या x है तो दूसरी संख्या x+1 होगी। ये क्यों मानेंगे? क्योंकि आपको सिर्फ जस्ट उसके बाद वाली संख्या चाहिए। मान लो यदि कोई संख्या 20 मानते हैं तो दूसरी संख्या 21 ही होनी चाहिए। यदि आप कोई संख्या 24 मानते हैं तो दूसरी संख्या 25 ही होनी चाहिए। ये आपकी कंडीशन है। तो अगली संख्या कैसे मिल रही है? एक जोड़कर। तो धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहली संख्या क्या है? x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? क्रमागत संख्या चाहिए है ना, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x+1। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 306 आएगा। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है इन दोनों का गुणा करें तो x इंटू x+1 का गुणा करेंगे तो 306 आएगा। तो गुणा करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। तो ये इस तरफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर का 0। तो ये तुम्हारा हो गया समीकरण। से आपको सिर्फ समीकरण बनाना था, सॉल्व नहीं करना था। अगर आपको दोनों संख्याएं चाहिए है तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे या तो गुणनखंड विधि से या फिर सूत्र विधि से। प्रश्न नंबर 10 है कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में आपको k की वैल्यू निकालनी है कि जिसके लिए इस समीकरण के मूल बराबर हों। तो सबसे पहले हम मानक समीकरण से तुलना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए कितना है? यहाँ पर आपका 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 2 है। और बी आपका एक्स का गुणांक है k और सी है आपका 3, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि। ठीक है। अब समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं? तो यहां पर आपको एक कंडीशन मालूम है कि समीकरण के मूल बराबर होंगे। समीकरण के मूल बराबर होंगे जब d की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी। d है विविक्तिकर, ये आपकी कंडीशन है। तो d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब b का मान कितना है? k। तो ये हो गया आपका k स्क्वायर 4 इंटू a 2 और ये 3। ए बी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये हो गया k स्क्वायर 4 दूनी 8 8 तेईस 24 इज इक्वल टू 0। देन k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये माइनस का इस तरफ गया तो प्लस का हो गया k स्क्वायर। तो k स्क्वायर का रूट सामने लग गया तो ये हो गया 24। अभी 24 बाहर निकलेगा तो 24 को आप बाहर निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर देखिए 24 2 1 जा 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छिंग 12 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिहाई 24। तो ये 2 का पेयर बना तो ये हो गया 2 इंटू 6, ये बाहर अंदर रह गया। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और कंडीशन ये बोलती है कि समीकरण के दो मूल बराबर होंगे। तो हम पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा आपका k एक्स स्क्वायर, इसके का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
2kx प्लस 6 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a की वैल्यू आपकी आ गई k एंड b की वैल्यू आ गई आपकी -2k। देखिए ये -2k एंड c की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो मूल बराबर होते हैं जब d = 0 होता है, मतलब b² - 4ac = 0 के बराबर होता है, तो समीकरण के मूल बराबर कहे जाते हैं। वैल्यू रखते हैं तो b की वैल्यू हो गई आपकी -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो गई k और c की वैल्यू है आपकी 6 = 0। तो ये हो गया 4k² माइनस 6 चौको 24k = 0। देखिए यहाँ पर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से देखिए 4k कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेते हैं तो 4k कॉमन आया, तो यहाँ बचा केवल k और यहाँ 4k कॉमन आया तो यहाँ बचा -6 = 0। एक बार 4k = 0 लिखेंगे, दो फैक्टर हो गए, दो गुणनखंड, तो k = आ गया 0 और एक बार k - 6 = 0 लिखा तो k = 6 आ गया। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम इसको फैक्टर करते हैं। देखिए इस कांस्टेंट वैल्यू का x² के गुणांक के साथ हम गुणा करते हैं, तो 5 करनी 2 का करनी 2 के साथ गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अब ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करने हैं कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पर 7। तो ये हो गया आपका 2x और 5x प्लस 5 करनी 2। इन दोनों से देखिए √2x कॉमन आया, तो यहाँ बचा केवल x और यहाँ बचा प्लस का √2। भाई 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आया तो यहाँ बचा x प्लस √2 = 0। अब इन दोनों से पुनः x प्लस √2 कॉमन आया तो यहाँ बचा आपका x √2 प्लस 5 = 0। एक बार इसके इक्वल में 0 लिखेंगे तो हो जाएगा x प्लस √5 = 0, देन √2 है यहाँ -√2। ये आपका एक आंसर। और x -√2 प्लस 5 = 0, देन x √2 = -√5, देन x = -√5 अपॉन √2। ये आपका दूसरा आंसर। तो ये दोनों हो गए आपके आंसर, आपको यही फाइंड करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 12 किया था, 13 और 14 इसकी बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 2x² - 7x प्लस 3 = 0 के जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो गया a बराबर 2 एंड b बराबर -7 एंड c बराबर 3। तो पहले चेक कर लें कि इसके जो हल है इसके मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो b² - 4ac, ठीक है, तो b² मतलब -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो ये हो गया 4 7 7 जा 49, 4 दूनी 8 8 23 24 = 49 में से 24 जाएंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 4 में से गया तो 25। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब d > 0, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। दो अलग अलग मूल होंगे, है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए अब हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमारा इक्वेशन है 2x² - 7x प्लस 3 = 0। यही हमारा इक्वेशन। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम करते क्या है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघाती समीकरण को सॉल्व करने के लिए x² के कॉफिशिएंट या x² के गुणांक में हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो आप कभी भी जिससे निकालते हो उसमें आप ना रखें, किस में रखेंगे? दूसरे इक्वेशन में। तो समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है हमारा? 7x प्लस 5y बराबर 46। x की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू ये आपको रखनी है 7, और ये हो गया आपका 50 - 7y अपॉन 5 प्लस 5y बराबर 46। एलसीएम ले लिए तो ये हो गया एलसीएम 5, ये हो गया 5 7 35 350। इस 7 का इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 7 49y प्लस 5 25y बराबर 46।
तो देखिए ये 49y और ये 25y और ये 350, तो ये बचा -24y। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 6×5 = 30, देखो 5×6 = 30, 5×6 = 30, हाँ सिलाई 3 और 5×4 = 20 और 3, 20 और 3 = 23 -350। ये प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का हो गया। अब देखिए y बराबर 230 में से 250 जाएगा, ठीक है।